सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और हमारी सारी नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाएं। हेलो दोस्तों, आज यूपी बोर्ड साझेदारी खाते का सेकंड चैप्टर जो मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ उसका नाम है साझेदार का प्रवेश, नया साझेदार का प्रवेश। ठीक है, इससे पहले मैंने समान अध्ययन पढ़ा दिया, अब हम स्टार्ट कर रहे हैं साझेदार का प्रवेश। तो इसमें देखिए, साझेदारों को एडमिट करते समय जो जो चीज़ें होगा वो सारे के सारे चीज़ें इस चैप्टर में पढ़ना है। किससे संबंधित? तो अकाउंटिंग, लेखांकन से संबंधित। ठीक है, लेखांकन के संबंधित नए साझेदार को जब फर्म के अंदर प्रवेश किया जाता है तो ऐसे कंडीशन, लेखांकन से संबंधित जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, जितनी भी चीज़ें होनी है, उतार चढ़ाव, वो सारी चीज़ों को इस चैप्टर में हमें क्या करना है, समझना है। ठीक है, तो पहले हम समझते हैं इसके बेसिक, होता क्या नया साझेदार का प्रवेश। नया साझेदार जब प्रवेश करता है तो हमारे फर्म में क्या क्या चीज़ें, उतार चढ़ाव, ऊपर नीचे क्या क्या होती है, और इस चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से हमें ध्यान देना है। ठीक है, तो बात करते हैं हम कि नए साझेदार का प्रवेश होता क्या है, यानी एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर का मतलब क्या होता है। तो जैसे शब्दों से समझ में आ रहा है कि ऐसा क्या होगा कि पहले से कोई फर्म होगा, उसमें कोई नया व्यक्ति को ले लिया जाएगा। ठीक है, इतना आसान तो है नहीं कि फर्म चल रहा है कोई व्यक्ति आ जाए। तो इसको, उसका लॉजिक हम समझते हैं। होता क्या है कि एक पहले से विद्यमान फर्म है, कोई एक फर्म है जो पहले से ही चल रहा है। मान लेते हैं जैसे कि एबीसी फर्म चल रहा है, एबीसी फर्म करके हमारा एक फर्म चल रहा है। इसमें ये लोग अपना पार्टनर है, अपना बिजनेस चला रहे हैं, अपने कैपिटल लगाए थे और बहुत सालों से इस बिजनेस को चला रहे हैं। मान लेते हैं 4-5 साल से बिजनेस को चला रहे हैं, चलाते जा रहे हैं। फिर क्या हुआ, इन्हें ऐसा फील हुआ कि हमें अपने बिजनेस को और एक्सपेंड करना चाहिए, और बढ़ाना चाहिए, और विस्तार करना चाहिए इसका। तो ऐसे कंडीशन में जब हम अपने चीज़ों को विस्तार करते हैं तो हमें क्या करना पड़ता है, हमें अपनी कार्यक्षमता को विस्तार करना पड़ता है। हमें अपनी कार्यक्षमता को विस्तार करना पड़ता है। कार्यक्षमता को विस्तार करने के लिए संपत्तियों का भी विस्तार हो सकता है मानसिक योग्यता और ह्यूमन रिसोर्स, और खास कर सकते हैं कि मैनेजमेंट की भी आवश्यकता हमें पड़ सकती है, क्योंकि हम बिजनेस को बढ़ा रहे हैं तो इन सब सारी चीज़ों की आवश्यकता पड़ सकती है। तो इनमें से किसी भी वजह से हमें क्या होगा, अपने बिजनेस को विस्तार करने के लिए, अपनी कार्यक्षमता को बढ़ाने के लिए कभी कभी नीड होता है कि हम लोग क्या करें, एक नए व्यक्ति को अपने साथ जोड़ लें। तो ऐसे कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं, विद्यमान फर्म में कोई नया व्यक्ति अगर प्रवेश कर लेता है, किस रूप में, पार्टनर के रूप में। ठीक है, जैसे डी नाम का व्यक्ति एबीसी फर्म में आकर प्रवेश करता है पार्टनर के रूप में, तो ऐसा कंडीशन जो होता है नए साझेदार का प्रवेश, एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर कहलाता है। लेकिन जब डी आता है तो डी इसी तरह तो सीधे सीधे तौर पे आ नहीं सकता है। बात समझने वाली है कि अगर डी आएगा तो उसे आया और उसे पार्टनर थोड़ी ना बना लेंगे, बल्कि डी आएगा तो क्या होगा, अपने साथ कैपिटल लेके आएगा। हम कभी भी बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो कैपिटल लगाते हैं ना, उसी तरह हम लोग बिजनेस में जब जुड़ते भी हैं, किसी भी बिजनेस में, एज ए मेंबर, एज ए ओनर, ठीक है, एज ए ओनर, एज ए मेंबर, जब हम किसी बिजनेस में जुड़ते हैं तब भी हमें वहां पे क्या करना पड़ता है, तब भी वहां पे हमें क्या, कैपिटल इन्वेस्ट करना पड़ता है। लेकिन बात यहां पर भी खत्म नहीं होती है। बात यहां पर भी इसलिए नहीं खत्म होती कि देखिए, एबीसी फर्म पहले से चल रहा है, इसकी अपनी कुछ ना कुछ गुडविल भी तो होगा। इतने दिन से चला रहे हैं, एबीसी जो है उन्होंने चलाया है, 3 पार्टनर मानते हैं, ए और बी और सी है, उन लोगों ने चलाया है, तो उन लोगों ने फर्म की गुडविल भी तो बनाया होगा इतने सालों से। तो डी जो है केवल कैपिटल लाके तो इसमें एडमिट नहीं होगा। तो ऐसे कंडीशन में डी को क्या करना होता है, कैपिटल के साथ साथ कुछ गुडविल की भी रकम लानी पड़ती है। ठीक है, कुछ गुडविल की भी रकम लानी पड़ती है। यानी एडमिट होने के लिए किसी भी बिजनेस में हमें 2 चीज़ों की जरूरत पड़ती है, क्या, एक हमें कैपिटल और दूसरी हमें गुडविल। तो डी भी जब एडमिट होगा तो ये दोनों लाएगा। लेकिन अब होता क्या है, अब एडमिशन होने पर क्या क्या चीज़ों में उतार चढ़ाव होता है। तो देखिए, सबसे बेसिक पॉइंट, समझने वाली बात है, लॉजिकल बात है कि सबसे बेसिक पॉइंट, अगर कोई व्यक्ति, 2 लोग हैं बिजनेस चला रहे हैं, कोई तीसरा को जोड़ेंगे तो क्या उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो होगा, यानी वो जो लाभ अनुपात जो उन लोगों का होगा, जैसे मान लेते वो लोग बराबर बराबर बांटते थे, यानी 1/2 मिलता था, तीसरा आएगा, तीनों को बराबर कर दिया है, तो क्या अनुपात सेम रहेगा, नहीं रहेगा ना, क्योंकि 1/2 से 1/3 1/3 1/3 हो जाएगा तीनों बांटने के लिए। तो क्या होगा, लाभ घटेगा और एक व्यक्ति जो आएगा उसको लाभ मिलेगा। ये बात समझ में आ रहा है। तो सबसे बेसिक चीज क्या होता है कि कभी भी जब नया साझेदार का प्रवेश होता है तो हमारा बदलाव होता है किसमें, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, यानी लाभ विभाजन अनुपात में क्या होता है, बदलाव होता है। लाभ विभाजन अनुपात में क्या होता है, बदलाव होता है। सबसे बेसिक पॉइंट समझने वाला है, कभी भी नया साझेदार अगर प्रवेश करता है तो लाभ विभाजन अनुपात में बदलाव होता है। और अगर कभी भी लाभ विभाजन अनुपात में बदलाव होता है तो ऐसे कंडीशन में फर्म को पुनर्स्थापित किया जाता है। लेखांकन की पुस्तकों में फर्म को पुनर्स्थापित किया जाता है, यानी एक सेंस ये कह सकता है कि पुरानी फर्म की जितनी भी पुराने तरीके की चीजें थी उन सारी चीजों को बंद करते हैं, उन सारी चीजों को बांट कर, अगर कुछ बांटने वाला तो बांट कर खत्म करते हैं, और जो बांटना नहीं है, जिसको हमें फर्म में रखना है, उसको हम नए सिरे से मूल्यांकित करके नए फर्म में जब एडमिट होने के बाद वाला फर्म जो होगा उस नए फर्म में लगाएंगे, रखेंगे।
बात समझ में आया? यानी क्या होगा, कैपिटल आएगा, गुडविल आएगा और उसके साथ क्या होगा, सारी चीज़ों को बांटेंगे और नए तरीके से इसको स्थापित करेंगे। और चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में होता क्या कि हमारा साझेदारी संलेख जो पुराना वाला होगा, जो इन लोगों का होगा, वो पुराना साझेदारी संलेख क्या होगा, बंद हो जाएगा, ठीक है। और नया साझेदारी संलेख ABCD तीनों का वो क्या होगा, फोर्स में आएगा, यानी दोबारा वो लागू हो जाएगा। ये जो होगा निरस्त हो जाएगा, ABC का साझेदारी संलेख और ABCD का यानी चारों का साझेदारी संलेख क्या होगा, लागू हो जाएगा। तो जब ऐसा कंडीशन होता है तो इस कंडीशन को इंग्लिश में क्या कहते हैं, साझेदारी संलेख को चेंज होने वाले को कहते हैं रिकॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। इसका भी अर्थ यही होता है, पुनर्संवैधानिक रूप से इसको स्थापित करते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब विधान होता है और री का मतलब दोबारा से स्थापित करना, यानी नियम कानून को दोबारा से बनाना। साझेदारी संलेख का पुनर्स्थापना, ठीक है, वो रिकॉन्स्टिट्यूशन कहलाता है। और जब रिकॉन्स्टिट्यूशन जब होता है तो हम लोग फर्म को क्या करते हैं, हम लोग फर्म को रिकंस्ट्रक्ट करते हैं, हम लोग फर्म को बुक पे क्या करते हैं, रिकंस्ट्रक्ट करते हैं, रिकंस्ट्रक्शन, ठीक है। रिकंस्ट्रक्शन का मतलब है फर्म का पुनर्स्थापना। क्यों होता है, बात समझने वाली बात है, क्यों होता है, क्योंकि अब जो फर्म है वो ABC का नहीं बल्कि ABCD चारों का है। तो ऐसे कंडीशन में पुराने फर्म का जितना भी चीजें वो सारे की चीजें क्या होगा, बांटा जाएगा, खत्म किया जाएगा, निरस्त किया जाएगा। और अगर जो बांट नहीं सकते हैं, जो खत्म नहीं किया जा सकता, उसको पुनर्मूल्यांकित करके नए फर्म में लगाया जाता है, नए फर्म में चालू किया जाता है। यानी एक तरह से कहा जाए तो पुराना फर्म उस डेट पे बंद हो जाता है और उसी डेट से नया फर्म स्टार्ट होता है। बात क्लियर है? ये तो हमारा क्या हुआ, उसका बेसिक। अब हम समझते हैं कि जब नया साझेदार प्रवेश करता है तो लेखांकन की क्या क्या समस्याएं आती हैं। देखिए बोर्ड के एग्जाम में ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, 2 नंबर के क्वेश्चन में, अब तो 3 नंबर का हो गया, 3 नंबर के क्वेश्चन में पूछा जाता है कि नया साझेदार के प्रवेश में होने वाली लेखांकन समस्याओं के बारे में बताइए। तो ये मुख्य 6 लेखांकन समस्याएं हैं, ठीक है। ये मुख्य रूप से 6 लेखांकन समस्याएं हैं कि क्या क्या होता है नया साझेदार जब एडमिट किया जाता है। तो नया साझेदार जब एडमिट किया जाता है तो सबसे पहला काम है, देखिए सबसे पहला काम क्या होता है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बदलाव होता है। जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बदलाव होता है तो क्या मिलेगा, हमें नया लाभ हानि अनुपात मिलेगा। यानी क्या होगा, ABCD चारों का नया लाभ हानि अनुपात मिलेगा। और क्या होगा, त्याग अनुपात की गणना होगी, इन दोनों का गणना होगा, नया लाभ हानि अनुपात और त्याग अनुपात। त्याग अनुपात क्या होता है कि ये ABC जो भी अपना लाभ D के लिए छोड़ेंगे, जो यानी क्या नए साझेदार के लिए जो भी छोड़ेंगे उसी हिस्से को त्याग अनुपात कहते हैं। तो इन दोनों की गणना होगी। फिर उसके बाद ख्याति का मूल्यांकन हो गया। ख्याति का मूल्यांकन इसलिए होगा कि D जो है वो फर्म में जब एडमिट होगा तो D जो है कितना रुपए अपना लाएगा एज ए गुडविल के तौर पे कितना रुपए लाएगा, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, ख्याति का मूल्यांकन करते हैं। ये 2 चीज। इसके बाद क्या होता है, संपत्ति एवं दायित्वों का पुनर्मूल्यांकन। इसमें उसी संपत्ति और दायित्वों का पुनर्मूल्यांकन होता है। जैसे मैंने बताया कि जिस चीजों को बांट सकते हैं उसको बांट लेते हैं, जिस चीजों को नहीं बांटते उसको हम फर्म में रखते हैं, लेकिन पुनर्मूल्यांकित करके रखते हैं, यानी नए मूल्य से, आज के डेट से उसका मूल्य क्या है उस मूल्य पर रखते हैं। तो इसीलिए इसमें किस संपत्ति और दायित्वों का पुनर्मूल्यांकन करेंगे, जिसको हम लोग बांट नहीं सकते हैं। तो सारे संपत्ति और दायित्व जो बढ़ता नहीं इसमें उसको पुनर्मूल्यांकित करते हैं। और संपत्ति के पुनर्मूल्यांकन से और दायित्व के पुनर्मूल्यांकन से प्रॉफिट या लॉस भी होता है, उसके लिए हम लोग एक पुनर्मूल्यांकन खाता बनाते हैं। तो वो चीजें आगे जैसे जैसे मैं इस चैप्टर पढ़ाऊंगा वो सारी चीजें आपको समझ में आएगा। तो ये बात समझ में आया। तो इसमें क्या तीसरा हमारा टॉपिक क्या है, तीसरा समस्या है कि हम लोग संपत्ति और दायित्व का पुनर्मूल्यांकन करते हैं, उसे दोबारा से मूल्यांकित करके लिखते हैं। फिर अगला क्या, संचय, अवितरित लाभ एवं लाभ हानि खाते का हस्तांतरण। ये वही चीज है जिसको बांटा जा सकता है। साझेदारी व्यवसाय में या अन्य व्यवसाय में भी अपना व्यक्ति क्या करता है, संचय बना के रखता है, या लाभ हानि को कुछ समय के लिए बांट नहीं पाता है तो छोड़ देता है, ठीक है। तो ऐसे कंडीशन में जो भी संचय बना के रखा है, यानी अपने लाभ काट कर पैसा इकट्ठा किया है, ठीक है, उसको पुराने लोग बांट लेंगे। क्यों बांट लेंगे, क्योंकि नया साझेदार अगर प्रवेश करेगा तो उसको भी उसमें हिस्सा मिलने लगेगा। नया साझेदार अगर उसमें प्रवेश करेगा तो वो भी संचय में बोलेगा इसमें तो मेरा भी अधिकार है, क्योंकि हम भी तो इसके मालिक हैं। इसीलिए क्या करते हैं कि नया साझेदार के प्रवेश के टाइम वो सारे चीज बांट लेते हैं, खत्म कर लेते हैं, ठीक है। अवितरित लाभ मतलब इसी तरह का कोई और भी कुछ चीजें हैं जो अवितरित लाभ है उसको बांट लेंगे, या लाभ हानि खाते का शेष, लाभ हानि खाते का शेष भी है तो उसको भी बांट लेंगे, बांट के उसको खत्म कर लेंगे। सेम इसी तरह हमारा संपत्ति पक्ष की ओर भी कुछ चीजें होती हैं जिसे कृत्रिम संपत्तियां कहते हैं, जिसे बांटा जाता है। कृत्रिम संपत्तियां इंग्लिश में इसको कहते हैं फिक्टिशियस एसेट्स, फिक्टिशियस एसेट्स इंग्लिश में इसे क्या कहते हैं, फिक्टिशियस एसेट्स। ये होता क्या है, ये देखिए इस चैप्टर में जितना है उतना मैं बताता हूं, लेकिन इसका मतलब क्या होता है ये समझिए। फिक्टिशियस एसेट्स, कृत्रिम संपत्तियां वो संपत्तियां जो होती नहीं है संपत्ति, बल्कि अपने आप को दिखाती हैं कि हम संपत्ति हैं, यानी उनके कुछ कैरेक्टर्स जो हैं वो संपत्ति से मैच करते हैं, ठीक है। जैसे के तौर पर क्या होता है, तो इसमें हम लोग फिक्टिशियस एसेट्स में हमारे इस चैप्टर में मेनली 2 ही आता है। वो होता है एक PL अकाउंट का डेबिट बैलेंस,
पीएल अकाउंट का डेबिट बैलेंस, और दूसरा हमारा आता है डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जिसका एग्जांपल है हमारा एक डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। देखिए पीएल का डेबिट से तो समझ में आ रहा है, यानी लॉस अगर हम लोग बांटे नहीं रहते हैं तो वो फिक्टिशियस एसेट के तौर पे एसेट्स में लिखा जाता है। फिर इसी तरह डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या, डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का वो पर्सन जो हम बहुत लंबे समय के लिए बहुत भारी मात्रा में कर देते हैं, ठीक है, यानी उसका इफेक्ट आने वाले कई सालों तक लगातार मिलता रहेगा। बात समझ में आया। जैसे एग्जांपल के तौर पे हम लोग एडवर्टाइजमेंट की बात करें, एडवर्टाइजमेंट अगर हम लोग क्या करते हैं, कोई पॉम्पलेट वगैरह या कोई लेटर वगैरह से अगर हम लोग करते हैं तो वो जाता है कस्टमर के पास, या हम लोग जिसको भी अपने टारगेट करते हैं जिस कस्टमर को, उसके पास जाता है, वो देखते हैं, फाड़ के फेंक देते हैं, या बहुत ज़्यादा रखेंगे तो कितना 1 महीना तक, उससे ज़्यादा तो रखेगा कोई पॉम्पलेट नहीं, भूल ही जाता है, उसके बाद कूड़े की तरह हो जाता है। वो हमारा होता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, वो एडवर्टाइजमेंट, क्योंकि उसका इफेक्ट कम समय के लिए, तो वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है। लेकिन अगर हम क्या करें, उसी एडवर्टाइजमेंट को बहुत बड़े मात्रा में कर दें, यानी हम एडवर्टाइजमेंट टीवी पे चला दें, ठीक है, ऐड बनाकर टीवी पे चला दें, बड़े बड़े होर्डिंग्स लगा दें, ये सारी चीज़ें, तो ये कई सालों तक के लिए हमें फायदे देती हैं। ये जो हम खर्च किए हैं ये एक बार में तुरंत तो खत्म नहीं होगा, होर्डिंग में कई सालों तक रहता है, और टीवी में जो ऐड चलता है वो भी कई सालों तक चलता रहता है। तो ऐसे प्रकार के जो वो पैकेज होता है, तो ऐसे प्रकार के जो खर्च हैं, वो इकट्ठा खर्च होता है, बड़ी मात्रा में होता है, वो हमारा डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहलाता है, ठीक है। वो भी एसेट की तरह हम लोग लिखते हैं, वो हर साल धीरे धीरे राइट ऑफ होता है। लेकिन अगर उसका बैलेंस है, तो हम जब फर्म की पुनर्स्थापना कर रहे हैं, यानी एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर जब भी हम करते हैं, तो इस प्रकार के चीज़ों का भी अपलेखन करते हैं, यानी इसे भी राइट ऑफ कर देते हैं, बांट के खत्म कर देते हैं। अपलेखन का मतलब क्या है, राइट ऑफ, बांट के खत्म कर लेना। और फिर लास्ट हम लोग का समस्या आता है पूंजी का समायोजन। पूंजी का समायोजन 2 प्रकार से हो जाता है। जब एडमिट होता है पार्टनर, जब पार्टनर एडमिट होता है तो पूंजी भी एक मुद्दा बन जाता है कि तुम कितना पूंजी लाओगे, ठीक है, तुम कितना पूंजी लाओगे, हमारा पूंजी ये था, तुम कितना लाओगे। तो इसका 2 आधार बन जाता है। एक होता है नया साझेदार के आधार पर पुराने लोग पुराने साझेदार अपनी पूंजी को एडजस्ट कर लेते हैं। दूसरा तरीका होता है कि पुराने साझेदार बताते हैं अपनी पूंजी के आधार पर कि तुम कितना लाओगे। ये 2 मेथड है। इस 2 मेथड को हम लोग पढ़ेंगे सबसे लास्ट में। ये जैसे सीरीज है उसी तरह हम लोग पढ़ते जाएंगे, 1st, 2nd, 3rd, 4th, ऐसा करके हम लोग लाइन से पढ़ते जाएंगे इस चैप्टर में। तो इसमें होता क्या है, अगर नया साझेदार मान लेते हैं, नया साझेदार ने अगर 1 लाख रुपए पूंजी लाया 1/4 हिस्से के लिए, तो इसी आधार पर पुराने लोग भी कि 1/4 के लिए उसको 1 लाख पूंजी रखा है, तो हम लोग भी अपने हिस्से के अकॉर्डिंग पूंजी रखेंगे, ठीक है, उसी के अकॉर्डिंग एडजस्ट करते हैं। पुराने साझेदार के हिसाब से नया साझेदार कैसे लाता है, तो पुराने साझेदार की टोटल पूंजी और पुराने साझेदार का टोटल बैलेंस, मतलब जो शेयर ऑफ प्रॉफिट है, टोटल शेयर ऑफ प्रॉफिट, उन दोनों के आधार पर नया साझेदार 1/4 के लिए कितना पूंजी लाएगा उसका कैलकुलेशन होता है। तो पूंजी के समायोजन में हम लोग ये करते हैं। लॉजिक समझ में आया। इतना चीजें हमें इस चैप्टर में क्या करना है, पढ़ना है। तो जैसे जैसे हमारा ये चैप्टर स्टार्ट होगा वैसे वैसे हम क्या करेंगे, इसमें बताते जाएंगे। आज मैं केवल और केवल क्या बताऊंगा, नया लाभ हानि अनुपात का मतलब, त्याग अनुपात का मतलब और इसका फॉर्मूला, बस। नेक्स्ट वीडियो में ये पूरा टॉपिक खत्म हो जाएगा। इसको कैसे सॉल्यूशन, इसका मतलब एग्जांपल देंगे। चार केसेस हैं, चारों केसेस के हिसाब से सॉल्यूशन इसका बताएंगे एग्जांपल देते हुए। नेक्स्ट वीडियो में ये होगा। तो चलिए आज हम शुरू करते हैं। क्या आज हम शुरू करते हैं नया लाभ हानि अनुपात और त्याग अनुपात की गणना के बारे में, मतलब उसके आशय और उसके फॉर्मूला के बारे में, ठीक है। देखिए नया लाभ हानि अनुपात, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, जिसको हम लोग क्या कहते हैं इंग्लिश में, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, नया लाभ विभाजन अनुपात। तो ये होता क्या है, एकदम नॉर्मल सी बात है। इसका डिफिनेशन भी पूछा जाता है, ठीक है, इन दोनों का डिफिनेशन भी पूछा जाता है 3 नंबर के क्वेश्चन में, और उसका फॉर्मूला भी पूछा जाता है। डिफिनेशन अपने तरीके से बना सकते हैं, अपने लैंग्वेज में लिखेंगे, अच्छा मार्क्स मिलेगा। समझ लेते हैं उसको, आप अपने आप से लिख सकते हैं। देखिए होता क्या है, जब बोलेंगे क्या, जब किसी विद्यमान फर्म में, क्या विद्यमान फर्म का मतलब होता है ऐसा फर्म जो चल रहा है, पिछले कई सालों से जो चल रहा है, ठीक है। जब किसी विद्यमान फर्म में एक नए व्यक्ति को साझेदार के रूप में प्रवेश किया जाता है, तो ऐसे कंडीशन में, ठीक है, तो ऐसे स्थिति में उस नए साझेदार को देने के बाद नए फर्म का जो लाभ विभाजन अनुपात होता है वही क्या होता है, वही हमारा नया लाभ विभाजन अनुपात होता है। मतलब क्या है, हमारा उस नए व्यक्ति को शामिल करते हुए उस नए फर्म का जो लाभ विभाजन अनुपात होता है वही हमारा क्या है, नया लाभ विभाजन अनुपात। यानी पहले से विद्यमान फर्म में एक नया व्यक्ति जुड़ा और उसको लेते हुए जो पूरा हमारा टोटल लेते हुए पूरे व्यक्तियों का जो लाभ विभाजन अनुपात होगा वही हमारा नया लाभ हानि अनुपात कहलाएगा, ठीक है। अगला आता है सैक्रिफाइसिंग रेशियो यानी त्याग अनुपात। त्याग अनुपात क्या होता है, इसमें भी देखिए बात वही है। त्याग का मतलब होता है छोड़ना। तो सोचने वाली बात यह है
कि जब किसी विद्यमान फर्म में कोई नया व्यक्ति आएगा, प्रवेश करेगा, तो ऐसे कंडीशन पूरा उसको शेयर तो मिलेगा ना, लाभ में हिस्सा मिलेगा। लाभ में हिस्सा मिलेगा कैसे? कुछ लोग छोड़ेंगे तभी तो वो पाएगा। तो यही हमारा है, इसी से हमारा त्याग अनुपात बनता है। तो देखिए क्या होगा, जब किसी विद्यमान फर्म में कोई नया साझेदार प्रवेश करता है और उस नए साझेदार को लाभ में हिस्सा देने के लिए पुराने साझेदारों द्वारा अपना हिस्सा जिस अनुपात में छोड़ा जाता है उस अनुपात को त्याग अनुपात कहते हैं। बहुत ही आसान डिफिनेशन है, कुछ दिक्कत वाली बात नहीं। क्या है, जब किसी विद्यमान फर्म में नए साझेदार को प्रवेश दिया जाता है और नए साझेदार को लाभ में हिस्सा देने के लिए पुराने साझेदार अपने लाभ के हिस्से को जिस अनुपात में छोड़ते हैं वो अनुपात हमारा त्याग अनुपात कहलाता है। एकदम आसान सा इसका परिभाषा है। अब फॉर्मूला देखिए, तो फॉर्मूला आपको क्या होगा, पहले इसका देख लेते हैं, इसी से वो बनता है, इसलिए पहले इसका देखते हैं। सैक्रिफाइसिंग रेशियो, हम SR लिख रहे हैं, सैक्रिफाइसिंग रेशियो यानी त्याग करते समय एकदम कॉमन सेंस से आप लोग सोचिए, त्याग करते समय ये बताइए कि पुराना वाला हिस्सा ज्यादा रहेगा कि नया वाला हिस्सा। यानी त्याग जब क्या होगा, जैसे एग्जांपल के तौर पे यहाँ पर A B ये पुराने लोग हैं और C को एडमिट किए, तो A B पहले ज्यादा हिस्सा पाएंगे कि A B C बनने के बाद वो ज्यादा हिस्सा पाएंगे? कब ज्यादा हिस्सा पाएंगे? यानी नया उनका अनुपात ज्यादा होगा, नया में उनको लाभ ज्यादा मिलेगा नया व्यवसाय में कि पुराने व्यवसाय में उनको लाभ ज्यादा मिलता था। तो सीधा सा सेंस है कि पुराने व्यवसाय में उन्हें लाभ ज्यादा मिलता था क्योंकि तीसरे को देने की जरूरत नहीं पड़ती थी, यही था ना। तो इसीलिए सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला होता है ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। यानी अपने पुराने हिस्से में से जितना वो लोग छोड़ते हैं, ठीक है, वही हमारा त्याग कहलाता है। यानी पुराना वाला हमारा ज्यादा, नया वाला कम, और इन दोनों का अंतर ही तो वो छोड़ रहे हैं, इन दोनों का अंतर ही क्या हो रहा है, वो छोड़ रहे हैं। इसीलिए फॉर्मूला बनता है ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, ठीक है, पुराना अनुपात माइनस नया अनुपात। इसी के हिसाब से हमारा न्यू रेशियो का फॉर्मूला बनता है, इसी के हिसाब से न्यू रेशियो का फॉर्मूला बनता है। न्यू रेशियो बराबर क्या हो जाएगा, देखिए न्यू रेशियो बराबर, ठीक है, ये माइनस है, ये इधर आएगा, ये इधर जाएगा, न्यू रेशियो बराबर हो जाएगा ओल्ड रेशियो माइनस सैक्रिफाइसिंग रेशियो, ओल्ड रेशियो माइनस सैक्रिफाइसिंग रेशियो। यानी पुराना अनुपात में से त्याग अनुपात घटा लेंगे तो हमारा न्यू रेशियो पता चल जाएगा। ये इधर गया, ये इधर गया, इसी से बनता है ये, इसलिए पहले मैंने इसको समझाया, ठीक है। तो ये फॉर्मूला है और ये इसका आशय है, आप लोग इसको देखिए, फॉर्मूला याद कीजिए। अगले वीडियो में देखिए, ये छोटा वीडियो है क्योंकि थ्योरी था, बेसिक था, मैंने सोचा पहले लॉजिक बता देते फिर जाके क्वेश्चन पे स्टार्ट करते हैं, क्योंकि जब तक आदमी बेस नहीं जानेगा क्वेश्चन उसको समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, अगले वीडियो में हम आपको ये पूरा टॉपिक समझाएंगे, पूरा टॉपिक, सारे के सारे केसेस, उसके सारे एग्जाम्पल के साथ, बहुत अच्छे तरीके से आएगा कि लाइफ में आपको कभी भी रेशियो निकालने में कोई भी डिस्टर्बेंस नहीं होगा। एक बहुत बढ़िया लॉजिक के साथ बताएंगे, बहुत बढ़िया कीवर्ड के साथ बताएंगे। तो आप लोग अच्छे तरीके से इसको फॉलो कीजिए, देखते रहिए हमारे चैनल को, और पढ़ने वाले बच्चों तक शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और मोटिवेट कीजिए हमें, ताकि हम और अच्छे वीडियो और टाइम टू टाइम बनाते रहें। अभी इस वीडियो को बनाने में थोड़ा लेट हो गया, कुछ चीज़ों में फंसे रह गए इसकी वजह से, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। कृपया करके प्लीज़ आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, उन बच्चों तक पहुँचाएं जिनको टीचर प्रोवाइड नहीं हो पाते हैं, गाँव तक ये वीडियो पहुँचे और बच्चे अच्छे तरीके से पढ़ें। धन्यवाद।